एक औरत बेहोश अवस्था में कोठे पर लाई जाती है। कोठे की मालकिन से उसकी कीमत 5 लाख रुपए मांगी जाती है। कोठे की मालकिन उस औरत की सूरत देख के 6 लाख रुपए में खरीद लेती है। लेकिन वो औरत जो बेहोश होती है, जब उसे बेहोशी जाती है, उसे होश आता है, अपने को जब कोठे पे पाती है तो बैठ के बिलक बिलक के रोती है और एक ही बात कह रही है कि प्रेम मुझे क्षमा कर दो, प्रेम मुझे माफ कर दो। क्या है ये कहानी? कहानी जानने के लिए भाइयों आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में। कौन है वो लड़का प्रेम जिसे ये लड़की नाम ले लेके कहती है कि प्रेम मुझे क्षमा कर दीजिए। वीडियो आपको पूरा देखना है। नमस्कार, मैं हूँ आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा वीडियो आगे के लिए बढ़ता रहे। कमेंट करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए कहानी की ही तरफ ध्यान देते हैं। कहानी बड़ी दर्द भरी होने वाली है। एक पत्नी की जो कहानी में आप तक पेश करने जा रही हूँ वो बड़ा ही दर्द भरी होने वाली है। भाइयों, कहानी यूपी के कानपुर के एक छोटे से गांव की है जिसमें प्रेम और ज्योति रहते हैं। ये दोनों पति और पत्नी हैं। प्रेम बड़े ही निम्न परिवार से है। बेचारा मजूरी करता है, मेहनत करता है, तब अपने घर का गुजारा करता है। इसकी पत्नी ज्योति है, वो अपनी घर गृहस्थी संभालती है। गरीबी में जब दोनों अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, समय गुजर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, बुरे वक्त में अगर और बुरा वक्त आ जाए तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तभी प्रेम के गांव में अचानक से आग लग जाती है। आग ने एक घर लपेटा, 2 घर लपेटे, 4 घर लपेटे, यानी कि प्रेम का भी घर आग की लपेट में आ जाता है। प्रेम एक छोटा सा मकान था जो ईंटों का नहीं था, लकड़ियों का बना हुआ था। उन लकड़ियों में आग लग जाती है। बुझाने की बड़ी कोशिश गांव के लोगों ने करी, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। और तब तक नहीं बुझी जब तक प्रेम का घर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। कुछ नहीं बचा प्रेम और ज्योति के जीवन में। सिर्फ बचा तो क्या बचा, प्रेम और ज्योति और जो सिंगल वस्त्र पहने थे, सिर्फ इतना ही बचा, बाकी सब जल जाता है। प्रेम की ससुराल से फोन आता है, बेटा इतना बड़ा हादसा हो गया है, अब तुम कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं है, इसलिए आप अपनी ससुराल आ जाओ, 2-4 दिन यहाँ काट जाओ, फिर जब जैसा हो वैसा बना लेना। प्रेम ज्योति के साथ अपनी ससुराल चला जाता है। 2-4 दिन गुजारे तो प्रेम सोचने लगा, प्रेम दूसरे के ऊपर भार बनकर कब तक जिंदगी गुजारोगे, कुछ करना चाहिए। ज्योति से कहा, ज्योति मैं बाहर जाना चाहता हूँ और धन कमा के तब हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ज्योति कहने लगी, ठीक है। ज्योति को ज्योति के मायके छोड़ा है प्रेम ने। प्रेम आज नोएडा जाता है, प्राइवेट कंपनी में बहुत मेहनत से काम करता है, यानी 8 घंटे की मेहनत करने के बाद जब ओवर टाइम लगता है तो 4-4 घंटे ओवर टाइम लगाता है। बड़ा मेहनती था प्रेम। वो यही सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं अपनी घर गृहस्थी दोबारा बना लें। 6 महीने तक प्रेम ने बड़ी कड़ी मेहनत करी।
6 महीने बाद आया। जो पैसे अपना खाना खर्चा करने के बाद बचाए वो ला करके अपनी पत्नी ज्योति को दे गया, फिर चला जाता है। इधर भाइयों होता क्या है, इसी बीच में ज्योति का अफेयर गांव के ही एक लड़के से शुरू हो जाता है। ये चोरी चुपके से मिलने लगे, बात करने लगे। यानी अब जिस लड़के से ज्योति का अफेयर होता है वो लड़का अब ज्योति को उसकी हर वो मनपसंद चीज दिलाने लगा जो ज्योति को पसंद था। प्रेम के पास में इतना पैसा नहीं था जो ज्योति की हर वो ख्वाहिश पूरी कर पाता, लेकिन वो हर संभव प्रयास करता था जो मैं अपनी पत्नी ज्योति को खुश रख पाऊं। इधर जब ज्योति का अफेयर उस लड़के से हो जाता है, अब 1 साल के बाद जब प्रेम लौट के अपने गांव जाता है और जहां पर जो मकान था लकड़ियों का वो जल के राख हो गया था, वहीं पर उसने सुंदर सी झोपड़ी जो फूस की बनाई जाती है उसे बना ली और अपनी ज्योति को फोन करता हुआ कहता है, ज्योति हमारा सपनों का मंदिर बन के तैयार हो गया, आप अपने घर आ जाइए। ज्योति कहने लगी, इतनी जल्दी आपने मकान बना लिया? तो प्रेम कहता है, ये सबरी जैसी प्रेम की झोपड़ी है, प्रेम की कुटिया है, ये ईंटों का महल नहीं है, ये फूस की झोपड़ी है। ज्योति कहने लगी, प्रेम जब तक आप सुंदर सा मकान नहीं बनवाओगे तब तक मैं उस झोपड़ी में नहीं रहूंगी। अब आप समझो, यदि ज्योति पतिव्रता होती तो पति के साथ वो झोपड़ी में भी रह सकती थी, लेकिन उसे तो अब किसी और में इंटरेस्ट हो चुका है, उसका अफेयर किसी और से है, उसका दिल का लगाव किसी और से है, तो वो झोपड़ी में कैसे रह सकती है। जब ज्योति ने इनकार कर दिया, अब प्रेम वहीं से फिर मेहनत करने को चला जाता है। यानी अब उसे अधिक वक्त गुजर गया। अब इन दोनों का, इधर ज्योति और उसके प्रेमी का इस कदर प्रेम बढ़ा, सारी हदें पार करके एक दूसरे से मिलते हैं, अधिक समय देते हैं, बात होना शुरू हो गई। कहने का मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई, ज्योति अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान तक बना लेती है। और वही हुआ, ज्योति अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। वो प्रेमी ज्योति के गांव का ही लड़का होता है। जब ये दोनों भागे और भाग करके महाराष्ट्र में पहुंचते हैं, वहां इन दोनों ने एक रूम लिया। 1 साल गुजर जाती है आनंद से। धीरे धीरे 1 साल के बाद ज्योति और ज्योति के प्रेमी के साथ 1 साल के बाद दूसरी साल गुजरी। 2 साल जब हो जाते हैं तो ज्योति का जो प्रेमी था उसका दिल ज्योति से भर जाता है। मन में विचार किया, अब हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। भाइयों, अब वो एक दिन महाराष्ट्र का जो कोठा होता है उसी कोठे पे उसकी मालकिन से मिलता है जाके। तो मालकिन कहने लगी, ठीक है, हमारे यहाँ तो लड़कियों की जरूरत ही रहती है। अब ज्योति का प्रेमी उधर कोठे वाली से बात करने के बाद ज्योति के पास आता है और ज्योति से कहने लगा, ज्योति काफ़ी दिन हो गए हमने तुमने होटल का खाना नहीं खाया, आज चलो हम और तुम होटल से खाना खा के आते हैं। क्योंकि लड़कियां ऐसी हुआ करती हैं, वो प्यार के चक्कर में सब भूल जाती हैं कि कोई मेरे साथ दगा भी कर सकता है। ज्योति आंख बंद करके अपने प्रेमी पर विश्वास कर रही थी। जब वो उसके साथ खाना खाने जाती है होटल में, खाना आया, आने से पहले ही जो उसका प्रेमी होता है वेटर को रास्ते में ही रोकता है और उसके ज्योति के खाने में कुछ नशीला पदार्थ डालने के बाद ज्योति को खाना दिलाता है।
दोनों ने बैठ के आमने सामने खाना खाया। खाना खाते 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 ज्योति को नशा हुआ। ज्योति जब बेहोश हो जाती है, प्रेमी ने अपनी गाड़ी में ज्योति को डाला और उसी कोठे पे लेके जाता है जहां वो पहले बात करके आया था। जैसे कोठे की मालकिन ने ज्योति को देखा, ज्योति बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। प्रेमी ने तो 5 लाख रुपए की डिमांड करी, लेकिन मालकिन ने ज्योति को देखते ही कहा कि तुमने इसकी डिमांड कम कर पाई, मैं तुम्हें अपनी तरफ से 6 लाख रुपए देती हूँ, क्योंकि मैं इससे लाखों कमाऊंगी। अब 6 लाख मालकिन ने उस लड़के के लिए दे दिए। वो वहां से चला जाता है। जब 4-6 घंटे के बाद में ज्योति का जो बेहोशी अवस्था थी उससे निकलती है, वो होश में आती है, तो उसने क्या देखा, अब तो वो एक कोठे पर नजर आती है। चारों तरफ देखा तो उसे कोठा नजर आया। अब तो ज्योति बैठ गई और अपने पति को याद करती हुई कहती है कि प्रेम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम थे गरीब, ऐसी कोई आपने संभव कोशिश नहीं करी जो मेरी इच्छा को पूरा न किया हो। मैंने जो तुमसे कहा आपने वही किया, मैंने जो मांगा वही आपने दिया। कितनी भी मेहनत करी हो, लेकिन मैंने तुम्हें क्या दिया। आज मैं इस अपने प्रेमी के चक्कर में यहाँ आ गई, मुझे इसलिए माफ कर दो प्रेम, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार को इस नालायक के पीछे ठुकरा दिया। अब शायद मैं जीवन में तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। अब वो अपने पति को याद कर कर के रो रही है उस कोठे पर। भाइयों, इधर जब कोठे की मालकिन होती है, उसे सजने के लिए सुंदर कपड़े देती है और कहने लगी ग्राहक आ रहे हैं, तुझे सज के तैयार होना है। तो ज्योति मना कर देती है, और जब उसने मना किया तो ऐसा खींच के गाल पे थप्पड़ दिया जो ज्योति की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। कहते हैं ना, जो लड़की अगर एक बार कोठे में घुस जाए तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन अपने इस बदन को नहीं बचा पाती है। कोठे की मालकिन अब तो ज्योति को मारती है, उस काम में ढालने के लिए 10-10 दिन तक रोटी नहीं देती है। तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। मरने वाला व्यक्ति हर जुर्म मजबूरी में सहन कर जाता है। ज्योति अब वो सारे काम करने लगी जो वो नहीं चाहती थी। भाइयों, धीरे धीरे ज्योति के लिए उस कोठे पर 10 साल गुजर जाते हैं, जिस्म का धंधा करते करते। 10 साल के बाद उसे अब टीबी की बीमारी लग जाती है। रात दिन वो खांसने लगी। कोठे की मालकिन ने देखा कि ये तो मरीज हो चुकी है, अगर मैं इसे अपने कोठे पे रखूंगी तो हमारे मरीज आना, हमारे यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं इसे मरीज अवस्था में देख के आना बंद कर देंगे। तो ज्योति के पास में आई और कहने लगी, ज्योति, आज से मैं तुम्हें इस कोठे से आज़ाद करती हूँ, तुम जा सकती हो। तो ज्योति कहने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँगी। जवाब दिया, कहीं भी चली जाओ। अब ज्योति वहीं पर चुपचाप बैठी है, लेकिन ज्योति ने एक बड़ा अच्छा अपना दोस्त बना रखा था, जो सप्ते में 1-2 बार जरूर उससे मिलने आता था। जब वो लड़का आता है तो ज्योति उससे रोती रोती कहती है, अब कोठे की मालकिन ने मुझे यहाँ से जाने को कह दिया, आज के बाद अब हम तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो वो लड़का कहने लगा, तुम कहाँ जाओगी। ज्योति कहने लगी, मेरा कोई पता ठिकाना नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, क्या करूंगी। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें तो यही काम करना पड़ेगा,
अच्छा भला व्यक्ति तुम्हें नहीं अपनाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। क्या? जवाब दिया, मेरे संपर्क में मैंने एक ऐसा होटल देखा है जिस होटल में अधिकतर लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम चाहो तो वहाँ रहकर काम कर सकती हो। यहाँ जो तुम काम करती हो ये कोठे की मालकिन पैसा लेती है। वहाँ जब तुम ये काम करोगी तो वो पैसा तुम्हें मिलेगा। तो ज्योति कहती है, पेट पालने को हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लेके चलो। उसी समय ज्योति उस लड़के के साथ वहाँ से अब फिर लौट के नोएडा आ जाती है। जब नोएडा आई है, उसे होटल के मालिक से बात कराई। होटल के मालिक ने कह दिया, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, जो पैसा तुम्हें मिलेगा आप अपना उसी से जीवन काट सकती हो। अब ज्योति ने नोएडा में एक रूम लिया, वहीं पर रहने लगी। होटल पर जब भी ग्राहक आते हैं तो जिसे लड़की की ज़रूरत होती है तो होटल वाला लड़कियों से मिला देता है। एक दिन हुआ क्या, जो प्रेम होता है ये अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। तो प्रेम का दोस्त प्रेम से कहता है, प्रेम काफ़ी दिन हो गए ना तो होटल से खाना खाया और ना होटल पे रात गुजारी। तो प्रेम कहता है, देख भाई, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। तू अगर खाना चाहता है तो खा ले, सिर्फ मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद रात अपने घर गुजारूंगा। जबरदस्ती जब उसका दोस्त प्रेम से करता है तो प्रेम खाना खाता है, साथ में दारू भी ली। उसके बाद उसके दोस्त ने अपने दोस्त को, प्रेम को इतनी दारू पिला दी, इतनी दारू पिला दी, उसे होश ही नहीं रहा। भाइयों, होटल का जो मैनेजर था उससे प्रेम के लिए एक रूम दिला दिया और एक लड़की को भी दिला दिया। जब प्रेम उस बेड रूम में जाता है तो इतना बेहोश था, उसे कुछ पता ही नहीं था। आधी रात के समय प्रेम का जब दारू का नशा उतरता है तो थोड़ा थोड़ा चेहरा उसे पहचाना सा लड़की का नजर आया, लेकिन वो इतना दारू में धुत था ठीक से देख नहीं सका। लेकिन वो कोशिश बहुत करता है कि ये कौन लड़की है, मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ से आ गई। जब सुबह हुई उससे पहले ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। प्रेम अपने रूम में आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही बात थी कि मैं रात जिस होटल में रुका, मेरे रूम में लड़की थी। मुझे ऐसा लगता है उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता था। इसी बात को जानने के लिए बार बार वो बात दोहरा रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी ज्योति हो। कहने लगा, नहीं, वो तो अपने गांव के लड़के के साथ में भाग गई, वो बड़ी सुकून की जिंदगी जी रही है। फिर सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी जैसी हम शकल कोई दूसरी लड़की हो। उसके दिल को फिर भी सुकून नहीं आया। आखिरकार प्रेम ने अपनी ससुराल में एक लड़के के पास फोन लगा दिया और पूछने लगा, जब बताओ ज्योति इस समय कहाँ? जवाब दिया, पता नहीं। वो लड़का कहाँ है जिसके साथ ज्योति भाग के गई? जवाब दिया, वो गांव में है, इस समय सरपंच बना बैठा है। ज्योति कहने लगा, इसी ने गांव में आके बताया कि ज्योति मर गई। अब उससे बिल्कुल पक्का विश्वास होने लगा कि इसका मतलब शायद ज्योति ही वो लड़की थी। सुबह हुआ, उसी होटल के मैनेजर के पास पहुंचा और जवाब देता है, भैया आज रात के लिए मुझे वही लड़की चाहिए जो कल आई थी। जब शाम को जाता है वो लड़की नहीं मिलती है। तीसरे दिन जाता है वो लड़की नहीं मिलती है। चौथे दिन जाता है वो लड़की नहीं मिलती है। तो मैनेजर से कहने लगा, भैया वो लड़की क्यों नहीं आ रही? जवाब दिया, पता नहीं, 2-3 दिन हो गए हैं, जिस रात तुम रहे उसके साथ उस दिन से वो लड़की आ ही नहीं रही है। तुम्हें उसका पता है? जवाब दिया, हाँ, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे रहती है। 22 समय पे मैनेजर से एड्रेस लेने के बाद प्रेम उस लड़की के दरवाजे पे पहुंचता है। जैसे कुंडी खटकाई, उसने कुंडी खोली
तो क्या देखा, सामने ज्योति खड़ी हुई थी। प्रेम ज्योति को ठीक से नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन ज्योति प्रेम को पहचान चुकी थी। उसी रात पहचान चुकी थी जिस रात प्रेम से ज्योति पहली रात होटल में मिली। प्रेम दारू के नशे में था, लेकिन ज्योति दारू के नशे में नहीं थी। प्रेम को देख के ज्योति अपनी पीठ घुमा के खड़ी हो जाती है, तो प्रेम कहने लगा है, क्या तुम मुझे जानती हो? वो नहीं बोली। फिर प्रेम कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? क्या हम तुम कभी जीवन में मिले हैं, कभी मुलाकात हुई? वो नहीं बोली। तो प्रेम कहता है कि मैं प्रेम हूं, क्या तुम मुझे जानती हो? तो धीरे से कहती, हाँ मैं आपको जानती हूं। प्रेम बोला, क्या तुम्हारा नाम ज्योति है? बोली, हाँ मेरा नाम ज्योति है। उसी समय प्रेम को विश्वास हो गया, ये मेरी पत्नी ज्योति है। तो ज्योति से कहने लगा, ज्योति तुम तो उस सरपंच के साथ में हमें छोड़ के भाग आई थी, और तुम इस हालत में। जवाब दिया, उसने मेरे लिए 6 लाख रुपए में महाराष्ट्र में ले जाकर के बेच दिया, और तब से लेके आज दिन तक मैं ऐसी दलदल में फंस गई जो नहीं निकल पाई। मैं हर रोज यही प्रार्थना करती थी कि जीवन में एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, जो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूं, जो मैंने आप जैसे अपने देवता को धोखा दिया, आपके प्रेम को ठुकराया, उस स्वार्थी प्रेम करने वाले इंसान के पीछे मैंने आपकी केयर नहीं करी। मुझे माफ़ कर दो प्रेम, मुझे माफ़ कर दो। तो प्रेम कहते हैं, कोई बात नहीं ज्योति, तुमसे गलती तो ऐसी हुई है जो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन ज्योति जब तुमने मुझे उस होटल में पहली रात ही देखा तो हमसे बात कर ली होती। ज्योति कहने लगी, प्रेम हम कैसे तुमसे बात करते, तुम वीआईपी गाड़ी से होटल में आए थे, 4-4 अंगूठियां पहने थे, चैन पहने थे, हाथ में वीआईपी फ़ोन था, और मेरा तो प्रेम वो था जिसे सिर्फ एक जोड़ी कपड़े के अलावा दूसरा उसके पास कुछ नहीं था। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम करोड़ों में खेलने वाले प्रेम बन चुके थे, और मैं एक दलदल में घुसी हुई एक औरत यानी बदनसीब औरत बन चुकी थी। इसलिए मैंने तुम्हें जान के पहचान के भी अनजान बना दिया था। तो प्रेम कहता है, ज्योति क्षमा करना, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में तो नहीं स्वीकार सकता हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो हमारे घर चल के रह सकती हो, जीवन भर मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दूंगा, तुम्हें कपड़ा लित्ता दूंगा, तुम्हारी हर प्रकार से वो हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा जो एक पत्नी को चाहिए होती है। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास संबंध बनाने आऊँगा तो पत्नी के तरीके से नहीं, जैसे आज तुम गैर मर्दों के साथ बनाती हो, पैसा लेती हो, तो मैं हर रात का तुम्हें पैसा दे के तब तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे घर चल के रह सकती हो। आज वो ज्योति नीचे पलकें झुकाए, यानी कि प्रेम की वो बात स्वीकार कर लेती है, प्रेम के आंगन में आके रहने लगती। प्रेम अपनी धूमधाम से दूसरी शादी भी कर लेता है। इधर ज्योति यानी रहती है पत्नी के तौर पे नहीं, वो पहले ही वो बात कह के लाया था। अब अपनी पत्नी के साथ प्रेम आनंद से रहता है। ज्योति एक साइड रहती है।